हेलो एवरीवन। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन पार्ट 3। सॉल्यूशन पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 का जो लास्ट पॉइंट था या लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, इट वाज हेनरीज कांस्टेंट और हेनरीज लॉ। सो हेनरीज लॉ किस लिए हमने यूज़ किया था? दैट इज़ फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, राइट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो होती हैं दैट इज़ डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gases. So partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gases. Henry's law किस लिए इम्पॉर्टेंट है? जब हमने इसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था अबाउट एरेटेड ड्रिंक्स, है ना, और हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू विच दैट ऑक्सीजन गेट डिजॉल्व इन वाटर, राइट। सो अब इसमें क्या हुआ था कि अगर हेनरीज लॉ हमें बताता नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि किस तरह से जो हमारी गैसेस हैं वो पानी में डिज़ोल्व होती हैं या उनकी सॉल्युबिलिटी हमें दिखाई देती है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है, हम बोल सकते हैं स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, जो पानी में जाते हैं अंदर, वो ना एक सिलेंडर लेकर जाते हैं, राइट, आपको मालूम होगा। सो अब उस सिलेंडर में क्या होता है? उस सिलेंडर में होती हैं गैसेस, जहाँ पर फिल्ड रहती है वहाँ पर फिल्ड रहता है ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, ठीक है ना, और भी गैसेस रहेंगी। लेकिन होता क्या है कि जब स्कूबा डाइवर्स बहुत नीचे गहराई में पानी में जाते हैं तो पानी का भी एक अपना प्रेशर उन स्कूबा डाइवर्स पे लग रहा होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं ना, वो सारे के सारे एक दूसरे में मिल जाएं, इस तरह से चले जाएं, रिब्स जो हैं वो पूरी ऐसे मिल जाएं, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। सो उस प्रेशर को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है कि सिलेंडर में भी जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है। तो उससे क्या होगा कि अंदर का प्रेशर, जब सांस ले रहे हैं वो प्रेशर भी ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर भी ज़्यादा है, सो वो थोड़ा मेंटेन हो जाता है प्रेशर, जिसकी वजह से स्कूबा डाइवर्स को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाने की वजह से जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो सिलेंडर में जो गैसेस थी, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं नाइट्रोजन के बारे में। सो सिलेंडर में ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी के अंदर यूज़फुल होती है, वो काम आती है रेस्पिरेशन में, कंबशन में। वो तो आपको मालूम ही है कि रेस्पिरेशन जब होता है तो ऑक्सीजन की हेल्प से जितना भी ग्लूकोज होता है इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। सो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है वो रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन साथ में जो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में चला गया, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो इंक्रीजेस। वहाँ तक तो ठीक था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो गया, लेकिन क्या होगा जब स्कूबा डाइवर्स वापस से ऊपर आते हैं तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी हो गई थी, अब वो गैसेस क्या होंगे, हमारे ब्लड से बाहर आने के लिए होंगे, राइट। सो इस कंडीशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है तो वो तो हमारे यूज़ की है ही नहीं, वो तो जनरल हमारा नेचुरल प्रोसेस है रेस्पिरेशन में। जब हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है बाहर, बट नाइट्रोजन जो ब्लड में ऑलरेडी डिज़ोल्व हो गई थी, जब वो बाहर निकलती है सो क्या हो जाता है कि वो बबल्स, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें बबल्स छोड़ जाती है। सो उन बबल्स की वजह से स्कूबा डाइवर्स को काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो ये चीज़ डिक्रीज़ करने के लिए, इस पेन को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या किया जाता है कि जो सिलेंडर है उसमें जो गैसेस फिल्ड हैं उनको डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट करने के लिए जो गैस यूज़ की जाती है वो होती है हीलियम। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वो सिलेंडर में है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और हीलियम जो है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है ब्लड में। सो हमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हेनरीज कांस्टेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। सो देखिए न्यूमेरिकल क्या है। ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज़ 1.67 × 10⁸ पास्कल। सो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये KH गिवन, ये जो मैंने यहाँ लिख दिया है।
at 298 Kelvin. So temperature is also given 298 Kelvin. Calculate the quantity of carbon dioxide. So हमें क्या calculate करना है? Quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda water, यानी volume of soda water दिया हुआ है, that is 500 ml. When packed under 2.5 atm, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पे प्रेशर भी दिया हुआ है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर है 298 केल्विन. सो प्रेशर या हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी हमको दिया है 2.5 atm. ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो हेनरीज कांस्टेंट है वो पास्कल में दिया हुआ है और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है इट इज़ गिवन इन एटीएम. सो हम क्या करेंगे, इस एटीएम को भी कन्वर्ट करना है हमको पास्कल में. सो हम 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. राइट. सो ये तो हमने लिख ही दिया है कि वॉल्यूम ऑफ सोडा 500 ml है और क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर ये हमें फाइंड आउट करना है. अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हमारा हेनरीज लॉ. सो हेनरीज लॉ क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. ठीक है. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, दैट विल बी इक्वल टू हेनरीज कॉन्स्टेंट इनटू, यहाँ पर आएगा काई CO2. काई CO2 मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. अब क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू KH. इट इज ऑल्सो गिवन, इट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू काई CO2. यानी ये आपको फाइंड आउट करना है जो कि है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसी पूरे फॉर्मूला से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8. इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.497 इंटू 10 टू द पावर -3. ठीक है. लेकिन आपने पुराने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें देखा होगा कि मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है. मोल फ्रैक्शन के लिए जब आप फार्मूला निकालते हो, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, सो इट शुड बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अब जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं. तो क्या कर देते हैं, हम इसको हटा देते हैं और हमारा फार्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. राइट. अब देखो आप यहाँ कि यहाँ पर हमें जो वाटर है उसका तो वॉल्यूम दिया हुआ है जो 500 ml है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए. सो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास. याद रखिए इस फार्मूला को, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो हमारा गिवन मास क्या है? 500 और वाटर का मोलर मास होता है 18. मोलर मास निकालने के लिए क्या तरीका होता है? जितने भी एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस को प्लस कर दिया जाता है. सो फॉर एग्जांपल वाटर है, सो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16. तो 16 + 2 इज इक्वल टू 18. सो 500 डिवाइडेड बाई 18 हो गया. अब हम यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इट विल बी 28 मोल्स. ठीक है. आप फटाफट इसको नोट करो और फिर हम इसके आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इतना आपको समझ में आ गया होगा. वैसे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जब हम निकाल रहे हैं, ये हमें मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. सो हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है इस फार्मूला में. ये फार्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है. तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ, यहीं से इसका फार्मूला लिख देते हैं हम. ओके. सो क्या हो जाएगा ये?
मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, अब यहाँ देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज़ 1.497 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 28। ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1.497 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 28। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा 41.3 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, क्या मिल गया, 41.3 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक, इसको नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसके बाद हमको फाइंड करना है मास ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। सो मास ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए, मास ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करने के लिए अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको हम लिखते हैं मास ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2। ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला, फॉर्मूला हमें कहाँ से मिलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। जो हमारा NCO2 जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास हमारा यहाँ पर हमें मालूम नहीं है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ शॉर्ट में लिखती हूँ NCO2 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो ये चीज़ जब तुम्हें फाइंड आउट करना है तो ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इट इज़ 44। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ आपकी वैल्यू निकली है 41.3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 44 ग्राम्स। ये कैसे पता चला, 44 मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो होता है वो है 12 प्लस एक ऑक्सीजन के लिए 16 और 2 ऑक्सीजन के लिए हो जाता है 32, है ना। सो 12 प्लस 32 करेंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा 44। ठीक, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.81 ग्राम्स। सो हमारा जो 500 ml सोडा वाटर है, इसके अंदर जो क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो क्वांटिटी कितनी निकली है, 1.81 ग्राम। इसको फटाफट नोट करो जल्दी। सो हम पहुंचेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो कि है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है ना। आपको वर्ड समझ में आ रहा है, वेपर एंड प्रेशर, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर और प्रेशर एग्जिबिट बाय वेपर्स। ठीक है, जब भी वेपर्स बनते हैं उनसे जो प्रेशर बनता है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाती हूँ। इस डायग्राम में मैं क्या ले रही हूँ, कोई भी एक लिक्विड, ठीक है, और इस लिक्विड को क्या कर दिया मैंने, इसको कर दिया है हीट। पुराने ज़माने का स्टाइल, हीट कर दिया। हीट करने पे क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर वेपर्स बनेंगे और आपको दिखाई दे रहा है कि ये वेपर्स क्या हो रहे हैं, ये वेपर्स सारे बाहर निकलते जा रहे हैं। अब ये वेपर्स बाहर क्यों निकल रहे हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने मेरा जो कंटेनर है इस पर लिड नहीं लगाया, इसको कवर नहीं किया है। सो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपने अपने बीकर को, अपने कंटेनर को कवर नहीं किया है, वहाँ वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारे वेपर्स जो हैं वो पूरे के पूरे स्केप कर जाएंगे। ठीक है, इसी कंडीशन को अगर मैं इस तरह से बनाऊं कि मेरे पास लिक्विड है और उसको मैंने हीट किया हुआ है, ठीक है, हीट करने के से पहले मैंने इसको कवर कर दिया है, यहाँ पर मैंने लगा दी है लिड। अब क्या होगा, जितना भी प्रेशर यहाँ बनेगा या वेपर जो बनेगा, सबसे पहले तो वेपर,
ये जो वेपर बन रहा है ये क्या कर रहा है, ये वेपर अपने ही लिक्विड के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। घर में भी ऐसा होता है कि कभी आप पानी गर्म कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो आप क्या करते हो कि उसको ढक देते हो। ढकने से क्या होगा कि यहाँ पर जो वेपर्स बन रहे हैं वो वेपर्स क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और प्रेशर की वजह से हमारा जो पानी है वो और ज़्यादा जल्दी से गर्म होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ हुआ क्या कि आपने पानी को गर्म किया या किसी भी लिक्विड को गर्म किया, उसमें से वेपर्स बन रहे हैं, और ये वेपर्स क्या कर रहे हैं, इसी के पानी के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। दैट प्रेशर इज़ नॉन एज वेपर प्रेशर। ठीक, इतना समझ में आ गया? ओके। अब हम यहाँ बात किसके बारे में करेंगे, हम तो एक सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, और सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में आपको मालूम है कि लिक्विड सॉल्यूशन भी 3 तरीके के हो सकते हैं, लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस टू लिक्विड। सो इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2 तरीके के सॉल्यूशंस होंगे। कौन सा, एक होगा लिक्विड टू लिक्विड और दूसरा होगा गैस टू लिक्विड, ठीक है। चलो अब हम इसको देख लेते हैं, इसे रब करते हैं, ठीक है। सो प्रेशर क्या हो गया, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जिबिटेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस, ठीक। अब इसमें ना एक चीज़ और मेरे पास रह गई इसके अंदर, मुझे ये बताना था कि जो वेपर प्रेशर होता है ना वो सरफेस फिनोमेना होता है। कैसा होता है, सरफेस फिनोमेना। कैसे होगा सरफेस फिनोमेना, देखो अब आप यहाँ देखो कि ये लिक्विड है, और इस लिक्विड में क्या है, सारे के सारे ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ लगा दिया मैंने लिड। कंडीशन वही है कि इसको हम गर्म कर रहे हैं। अब मैं चौक दूसरे कलर की लेती हूँ, ठीक। अब यहाँ देखो कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इन मॉलिक्यूल्स पे चारों तरफ से फोर्स लग रही होती है, ठीक। लेकिन जो हमारे सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर जो फोर्स है वो इक्वल नहीं है, अनइवन फोर्स यहाँ पे लगी हुई है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो जब सेंटर में कोई मॉलिक्यूल होता है ना, तो साइड का जितने भी उसके आसपास के जो मॉलिक्यूल हैं वो उसको घेरे हुए हैं, और सबके एक दूसरे की फोर्स लगी हुई है, सब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। बट क्या हो रहा है, जो लास्ट में है, जो सरफेस के ऊपर है, इसके ऊपर ना ऊपर वाली जो फोर्स है वो गायब है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अनइक्वल फोर्स लग रही है, जिस फोर्स की वजह से यहाँ एग्जिबिट होता है सरफेस टेंशन। क्या एग्जिबिट हो जाता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से होगा क्या कि जब आप किसी को गर्म करोगे तो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स इक्वल नहीं लगी हुई है, उनके पास एक तरफ से फोर्स जो है वो कम है, तो ये मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही ये मॉलिक्यूल की लेयर फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो नेक्स्ट लेयर जो है जो उसके जस्ट नीचे थी उसके ऊपर सरफेस टेंशन अप्लाई हो जाएगा, और फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ऐसे करके क्या होगा कि जब भी वेपर्स बनते हैं तो वो बल्क में नीचे से वेपर्स बनना शुरू नहीं करते, वो हमेशा सरफेस पर से वेपर्स बनना शुरू करते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन पर, लिक्विड पर। लिक्विड सॉल्यूशन कब बोल रहे हैं हम, क्योंकि सॉल्वेंट जो होता है ना वो जब ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, वो लिक्विड है और वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। 1 मिनट में कैमरा चेक करती हूँ कि सब बराबर है या नहीं, लेट मी चेक। हाँ जी, तो अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, लिक्विड के बारे में, या सॉल्वेंट जहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, लिक्विड, ठीक है। अभी तो सिर्फ सॉल्वेंट तक ही रहो, ठीक। पहले हम सॉल्वेंट ले लेते हैं, कोई भी लिक्विड हमारे पास है, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है। जब ये सिर्फ अपने सॉल्वेंट के ही फॉर्म में है, मतलब अभी मैंने इसका सॉल्यूशन तैयार नहीं किया है, ठीक है, उस टाइम पर हम इसको क्या बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट, ओके। जब प्योर सॉल्वेंट होगा उसका जो प्रेशर होगा वो P0 से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं, P0।
प्योर है तो भाई उसके ऊपर एक क्राउन तो होना ही चाहिए ना, एक क्राउन हमने यहाँ पर लगा दिया। सो ये हो गया पी नॉट, ठीक है। सो पी नॉट क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर डेवलप होगा जब आप इस पानी को गर्म करोगे, या लिक्विड जो भी है आपके पास, इसको हमने गर्म किया, ठीक है। जब हम गर्म करेंगे तो अगेन यहाँ प्रेशर, और प्रेशर किस तरह से बनेगा, वेपर्स बनने के बाद प्रेशर जो है वो हमारे लिक्विड के ऊपर बनने लगेगा। सो ये हो जाएगा हमारा पी नॉट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसमें एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, और ये सॉल्यूट भी कैसा है, लिक्विड। सो अभी हम जो बात कर रहे हैं लिक्विड प्लस लिक्विड की बात कर रहे हैं। सो लिक्विड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूट, ठीक है। लिक्विड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूट इनको हमने मिला दिया। अच्छा, एक चीज़ आप ये देखो कि यहाँ जो मैंने लिक्विड यूज़ किया है उसके वेपर्स बन रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन वॉलेटाइल भी होती हैं। हम यहाँ एक और टर्म आ गया नया कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं। वॉलेटाइल जो होते हैं वो वेपर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, नॉन वॉलेटाइल वो वेपर्स का फॉर्मेशन नहीं करते। तो यहाँ जो मैं लिक्विड ले रही हूँ, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट बोथ आर वॉलेटाइल। कैसे हैं, वॉलेटाइल, यानी दोनों में से ही वेपर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये तो मेरा हो गया लिक्विड जो कि आपने सॉल्वेंट लिया था। अब सोल्यूट जो है इसको मैं पिंक कलर से इसमें बना देती हूँ, ठीक है। पिंक कलर से मैंने इसको मिक्स कर दिया, ठीक। अब ये बन गया है मेरा सॉल्यूशन, ओके। क्या बन गया, दिस इज सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसको मैंने हीट किया, हीट करने के बाद यहाँ पर ना वेपर बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं। तो वेपर्स किसके बनेंगे, वेपर जो आपका लिक्विड था उसके वेपर्स बन रहे हैं, और जो आपने इसमें सोल्यूट मिलाया है उसके वेपर्स बन रहे हैं। दोनों ही वेपर बना कर क्या कर रहे हैं, प्रेशर एग्जिबिट कर रहे हैं, किसके ऊपर, हमारे जो लिक्विड फॉर्म है उसके ऊपर, ठीक है। अब आप यहाँ देखो कि जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर कितना था, पी नॉट, ओके। अब मैं एक काम कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे सॉल्वेंट को नाम दे देती हूँ ए, ठीक है। सॉल्वेंट का नाम हो गया ए, तो इसके प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया पी नॉट ए, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ करती हूँ कि मैं अलग से ही अगर सोल्यूट को ले लेती हूँ और उसका मैं प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर देखूँगी। सो इसको मैंने दे दिया है नाम बी, सो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, ठीक है। प्योर जो मैंने सोल्यूट लिया है उसका वेपर प्रेशर अगर हम देखेंगे तो पी नॉट बी। अभी ये दोनों अलग अलग है ना, सॉल्वेंट पी नॉट ए एंड सोल्यूट इज पी नॉट बी। इस सॉल्यूट को मैंने इस सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सोल्यूशन तैयार कर लिया। सोल्यूशन तैयार करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ जो प्रेशर एग्जिबिट होगा वो किसका होगा, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। सो हम जब पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, सो पार्शियल प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p, और हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल p ए, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्मॉल p b, ठीक है। तो जो सोल्यूशन आपका तैयार हुआ है उसके अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ध्यान रखना इसको, क्योंकि सोल्यूशन में दो चीज़ें मिली हुई हैं, और ये सोल्यूशन कैसा है, बाइनरी। मैंने कौन सा सोल्यूशन लिया है, बाइनरी मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी कैसी थी कि यहाँ पर हमने वॉलेटाइल लिक्विड लिए हैं, दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड हैं, जो हमारा सोल्यूट है वो भी और जो सॉल्वेंट है वो भी। सो जब आप सिर्फ सोल्यूट का वेपर प्रेशर लेते हो, सिर्फ सोल्यूट का वेपर प्रेशर और सिर्फ सॉल्वेंट का, तो इनके प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर विल बी पी नॉट ए एंड प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर विल बी पी नॉट बी।
लेकिन जब हम इस सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड कर देते हैं तो होगा क्या यहाँ पर कि दोनों ही के जो प्रेशर एग्जिबिट हो रहे हैं वो प्रेशर क्या हो जाएंगे, पार्शियल प्रेशर। क्योंकि पार्शियल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रेशर हो रहा है आपका सॉल्वेंट का और कुछ प्रेशर हो रहा है सॉल्यूट का, यानी कुछ प्रेशर हो रहा है ए का और कुछ प्रेशर है बी का। सो दोनों के पार्शियल प्रेशर हो गए। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब हमें क्या देखना है कि पार्शियल प्रेशर जो यहाँ पर बन रहा है क्या वो हमारे प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूट के प्रेशर से ज़्यादा है या कम। ठीक है, सो यहाँ देखो पी नॉट ए जो होगा इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पी ए एंड पी नॉट बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पी बी, है ना। पार्शियल हो गया यानी कम हो गया ना। अब वो पूरा के पूरा तो कन्वर्ट नहीं हो रहा ना, पूरा सिर्फ उसका तो प्योर फॉर्म में तो नहीं है ना वो, अब वो मिक्स हो गया, सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ क्या होगा कि कुछ तो बनेंगे आपके ए के वेपर्स और कुछ के बनेंगे बी के। ठीक है, सो जो प्योर फॉर्म था वहाँ पर वेपर ज़्यादा था और जब ये सोल्यूशन बन जाता है तो उसका प्रेशर जो वेपर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो इनका प्रेशर बन रहा था प्योर सॉल्वेंट में इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूट का जो बी का प्रेशर है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। सो फटाफट इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद कैमरा मुझे चेक करना पड़ता है कहीं ये ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है हमारा नॉन वॉलेटाइल। अभी आपने लिक्विड में देख लिया। ठीक है, लिक्विड में देखने के बाद अच्छा नहीं नॉन वॉलेटाइल अभी कहाँ से आ जाएगा, अभी हम लिक्विड कर रहे हैं, इसके बाद करेंगे लिक्विड एंड सॉलिड। बात वही बननी है, यहाँ पर भी जो सॉलिड आप यूज़ कर रहे हो वो कैसा होगा, वॉलेटाइल। ठीक है, सो यहाँ लिक्विड की प्लेस पे अब मैं सोल्यूट क्या ले लेती हूँ, सॉलिड। राइट, अब क्या कर रहे हो आप, यही चीज़ कंडीशन बनेगी, है ना। लिक्विड आपने लिया, लिक्विड का प्रेशर यहाँ पर बन रहा था, लिक्विड के प्रेशर को जो आपने लिया है दैट इज़ पी नॉट है, इसमें आपने सोल्यूट मिला दिया जो कि सॉलिड था, वो खुद भी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी बी। बस, तो अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पी ए प्लस पी बी, दोनों का आप ले लोगे। पी ए प्लस पी बी वाला जो फॉर्मूला जो दिया था वो आगे जाके डाल्टन्स ने दिया था जब आप टोटल प्रेशर फाइंड आउट करते हो। सो फिलहाल हमें प्रेशर बताना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, सेम कंडीशन रहेगी जबकि हमारा सोल्यूट जो है वो वॉलेटाइल होगा तब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और ये जो प्रेशर की कंडीशन है ये भी सेम है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर लिक्विड या सॉलिड जो हम लेंगे, क्योंकि कंडीशन तो सेम ही हो रही है तो मैं वापस से सॉलिड ही ले लेती हूँ। ये जो हम लेने वाले हैं ये कैसा रहेगा, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, अब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट सॉलिड क्या हो सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड में सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो लिया जाता है दैट इज़ शुगर और ग्लूकोज, या दूसरा एग्जाम्पल लिया जाता है यूरिया। ठीक है, शुगर, ग्लूकोज या यूरिया जो होती है इट इज़ नॉन वॉलेटाइल, ये कभी भी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या लिया, आपने फिर से ले लिया आपका सॉल्वेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में था और यहाँ पर उसके वेपर्स हैं, इसको रखा हुआ है आपने स्टोव पर, इसके वेपर्स बने और इसके वेपर्स तो क्योंकि जब ये प्योर में है यानी ये सिर्फ लिक्विड है, यहाँ अभी इसका सॉल्यूशन नहीं बना है, तो प्रेशर जो होगा दैट विल बी पी नॉट ए। राइट, अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है सॉलिड, और सॉलिड क्या है, सॉलिड हो रहा है बी। राइट, मैं ऐसे बना देती हूँ, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बी और इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हैं, ए। ठीक है, ए में जब मैं बी यहाँ पर मिला दूँगी तो अभी देखो क्या होगा, कि यहाँ तो आपका लिक्विड है, ये कैसा है, इसके अंदर है ए। ठीक है, ये सारा ए यहाँ पर मिला हुआ है। ये पहले था प्योर सॉल्वेंट में। अब आपने क्या किया,
कि ये जो आपका सॉलिड है जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है, वो आपने इस लिक्विड में मिला दिया था। अब नॉन वॉलेटाइल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आ गए हैं यहाँ, ठीक है, इस तरह से ही आ गए, बीच बीच में मिक्स हो गए, कुछ ऊपर भी आ जाएंगे, राइट। अब क्या होगा यहाँ पर कि जब आप इसको हीट करोगे, सो हीट करने पर आपको जो प्रेशर मिलेगा दैट प्रेशर इज़ ऑफ लिक्विड ओनली, क्योंकि आपका जो सॉलिड था वो कैसा है, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल। तो यहाँ पर तो वेपर जो हैं आपके बन ही नहीं रहे, वेपर्स क्या होंगे, वेपर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो जो भी वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ किसके होंगे, इट इज़ ऑफ ए ओनली, ठीक है। लेकिन क्या ए पूरी तरीके से वेपर्स बना पा रहा है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि नॉन वॉलेटाइल सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, हमारे जो वॉलेटाइल लिक्विड इसके अंदर मिला हुआ है उसको ना सप्रेस्ड कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। सो जो प्रेशर बनेगा वो PA हो जाएगा। लेकिन आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर बना है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ A जब वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे P0A इज़ ग्रेटर देन PA। सो ये भी आपको समझ में आ गया कि चाहे वो लिक्विड हो, लिक्विड के साथ लिक्विड मिला हो या लिक्विड के साथ सॉलिड मिला हो, प्योर सॉल्वेंट जब होता है तब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक, ओके। सो अब हम इसके बाद हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं, वो है राउल्ट्स लॉ, ठीक। इसको आप नोट करो फटाफट, फिर मैं आपको बताती हूँ राउल्ट्स लॉ। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इन अ सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपने या तो लिया है लिक्विड एंड लिक्विड, या आपने लिया हुआ है लिक्विड एंड सॉलिड। अब ये कुछ भी हो, कैसा भी सॉल्यूशन हो, इसमें क्या बोल रहे हैं, इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, सो कंपोनेंट का नाम हम क्या दे देते हैं, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B, यानी ये हो गया हमारा सॉल्वेंट और ये हो गया हमारा सॉल्यूट, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी रहेगा A प्लस B। सो क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जिसका भी वेपर प्रेशर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ A, तो इसको बोल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके खुद का मोल फ्रैक्शन। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई A, काई से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। सो ये एक हमारा बन गया कि वेपर प्रेशर जो पार्शियल वेपर प्रेशर बना है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई A। और B के लिए अगर हम बात करेंगे, सो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B, ठीक है। सो ये हो गए आपके राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई A, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B, ठीक है। लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है और उसको जब हम यहाँ से हटाते हैं, जब हम इक्वल करके लिखेंगे तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए। सो यहाँ जो हम कांस्टेंट लिखेंगे PA के लिए, सो इट विल बी PA इज़ इक्वल टू P0A, ये कांस्टेंट है इसका, इनटू काई A, ये हमारा एक फार्मूला बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज़ इक्वल टू P0B इनटू काई A, ठीक है। ये बन गया हमारा दूसरा, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर यानी जो सॉल्यूशन है, जो आपने यहाँ सॉल्यूशन दिया है, इसके ऊपर वेपर्स बन रहे हैं
और वेपर्स एक प्रेशर एग्जिबिट कर रहा है, और ये प्रेशर जो है वो कैसा है, ये प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यहाँ से अब एक और लॉ आ जाता है, उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, क्या बोला जाता है, डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन ने क्या कह दिया, डाल्टन ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि जो टोटल प्रेशर, क्योंकि अब अलग अलग प्रेशर आप कहाँ तक काउंट करोगे, सो जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी द सम ऑफ पी ए एंड पी बी। सो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी टोटल क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ इट इज़ पी ए प्लस पी बी। ठीक, इसके बाद हमारे पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड जो बुक है उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, अब हम उसको समझेंगे, आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो देखें इस ग्राफ को, ये ग्राफ आपके बुक में बना हुआ है और ये येलो कलर में दिखाई देगा, है ना, बुक में जो दिया हुआ है इसका कलर वो येलो है। इसको आप समझिए कि क्या किया है इस ग्राफ में। यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है, यहाँ पर सबसे पहले आपने जो लिया है दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और उस टाइम पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, 0। आपको पता होगा अगर आपने मोल फ्रैक्शन वाला वीडियो देखा है जिसमें हम बोलते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, इसको हम काई भी पढ़ सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी बाइनरी सॉल्यूशन जब होता है उसमें दो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके मोल फ्रैक्शन को जब आप प्लस करते हो तो आंसर क्या आता है, 1। लेकिन जब हमारा एक्स बी जो है, काई बी जो है वो 0 हो गया, सो एक्स ए इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो वही कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि काई ए इज़ इक्वल टू 1 एंड काई बी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रहे हैं, अब वाई एक्सिस में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वेपर प्रेशर। सो वाई एक्सिस में जब आप देखोगे कि हमारे पास सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी आपका, आप समझ लीजिए इसको कि ये हमारा हो गया सॉल्वेंट, तो सिर्फ आपके पास सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, सो उसका वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया इसका वेपर प्रेशर। अब आप क्या कर रहे हो कि आगे जैसे जैसे बढ़ोगे, है ना, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे P0 A। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इसको बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप इसके अंदर एक्स एक्सिस में क्या मिलाते जाओगे, यहाँ पर हम मिलाते जा रहे हैं सॉल्यूट, यानी आप इसके अंदर B ऐड करते जा रहे हो। सो जब B ऐड करोगे तो हमारा जो प्योर सॉल्वेंट था उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा, और एक पॉइंट पर आके क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जब 0 हो जाएगा, सो उसका वेपर प्रेशर भी 0 हो गया। और अब आपने यहाँ पर क्या किया, सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो जब सॉल्यूट की वैल्यू 1 हो रही है, सो इसका जो वेपर प्रेशर है वो P0B हमको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, सो ये दो ग्राफ में क्या हुआ कि एक ग्राफ में P0 A से डिक्रीज होकर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बिकम्स 0, एंड हियर on adding solute the partial pressure of the B is increasing, और इंक्रीज होते होते वो एक पॉइंट पे चला जाता है जहाँ सिर्फ एक्स बी बचा है, और यहाँ आपको मिलेगा P0B। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ इसी फार्मूला से आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है टोटल वेपर प्रेशर। सो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स इट इज़ P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B हम लेंगे, सो वो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ईजी है ये। ठीक, ये समझने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसके बाद आप इसको थोड़ा सा नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, ओके, सो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 0.92 ग्राम्स ऑफ टोलुइन आर मिक्सड, दोनों को मिक्स कर दिया है, इनका सोल्यूशन बना लिया गया है। फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन एंड टोटल वेपर प्रेशर।
तो आपको क्या चीज़ें फाइंड आउट करना है, आपको पार्शियल प्रेशर भी फाइंड आउट करना है बेंजीन एंड टोल्यूइन का, और साथ में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है टोटल वेपर प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, राउल्ट्स लॉ से, और टोटल आपको डाल्टन से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर बेंजीन को हम पी लिख रहे हैं, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन को हम लिख रहे हैं पीटी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना जो प्योर बेंजीन होगा उसका ऑलरेडी दिया हुआ है प्रेशर कितना है 400 mmHg, और प्योर टोल्यूइन के लिए दिया है 200, ठीक। अब हम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर मैं राउल्ट्स लॉ अप्लाई करती हूँ, और किसके लिए अप्लाई कर रही हूँ, सबसे पहले मैं बेंजीन के लिए अप्लाई कर रही हूँ। सो मेरे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन, और कन्फ्यूजन हो रहा हो तो बेंजीन ही लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इट विल बी पी वी इज़ इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो मुझे लगाना पड़ेगा। सो पी नॉट बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। सो ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, ये मेरा ऑलरेडी गिवन है 400, और ये मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन, ठीक है। टोटल में से हम फाइंड आउट करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, सीधी सी बात है, गिवन मास अपॉन मोलर मास हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो देखो गिवन मास यहाँ पर क्या है, बेंजीन का 0.78, सो हम यहाँ लिखेंगे 0.78 डिवाइडेड बाई 78, 0.78 डिवाइडेड बाई 78, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आपको मिलेगा 0.01 मोल्स, ठीक है। क्या मिल रहा है, 0.01 मोल्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन हम फाइंड आउट करते हैं। तो टोल्यूइन के लिए गिवन मास कितना दिया है, 0.92, सो इट इज़ 0.92 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ टोल्यूइन इज ऑल्सो 92, सो इट इज़ इक्वल टू 0.01 मोल्स, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल गया क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में आपको जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने निकल रहे हैं, 0.01 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.01, फिर प्लस आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करोगे 0.01, ठीक। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो आएगा हाफ, ठीक है। क्या आएगा, 1/2, ठीक। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। तो आपको मालूम है किसी भी सोल्यूशन में XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो XA हम मान ले रहे हैं हमारा बेंजीन, सो बेंजीन हमको मिल चुका है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोल्यूइन फाइंड आउट करना है जो कि XB था, ठीक है। सो यहाँ पे टोल्यूइन के लिए आप क्या लिख लोगे, टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू क्या करोगे आप 1 में से हाफ को माइनस करोगे तो इट विल बी हाफ ओनली, ठीक है। सो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, हाफ एंड हाफ। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है
हमें क्या फाइंड आउट करना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू पी नॉट बेंजीन प्लस एक्स बी या काई बी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, पी नॉट बेंजीन आपको कितना दिया हुआ है 400, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, आपकी वैल्यू क्या निकली है, यहाँ पे बेंजीन लिख देती हूँ मैं, बेंजीन के लिए जो आपकी वैल्यू निकली है दैट इज़ हाफ। सो आप क्या लिखोगे 1/2 इज इक्वल टू 200 पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन अगर आपको निकालना है सो आप इसको कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू पी नॉट टॉलुइन इंटू, यहाँ प्लस लगा दिया मैंने, इंटू लगाओ, इंटू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन यहाँ पे क्या निकले हैं, हाफ। सो आप क्या लिखोगे, पी टॉलुइन इज इक्वल टू, पी टॉलुइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है 200 यहाँ पर। ठीक है, सो ये हो गया आपका 200 इंटू क्या करना है, हाफ। सो हाफ करोगे सो इट विल बी 100 mmHg। ठीक है, ये आपके हो गए क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है टोटल वेपर प्रेशर। सो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी बेंजीन प्लस पी टॉलुइन, इसको हम निकालेंगे तो वी विल गेट टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, सो हम लिख रहे हैं यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी बेंजीन यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन। सो इट इज़ इक्वल टू 200 प्लस 100 दैट इज़ 300 mmHg। बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कुछ आपको पूछना हो, सो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बनाएंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर के बाद आपको इसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आने वाले हैं, उसके लिए हम बनाएंगे। थैंक यू सो मच।